बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट ऑफ PYQs हम आज करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे एड्स, कैंसर और ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो पहले लास्ट लेक्चर की तरह हम, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उस लेक्चर को बनाए हुए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये तीनों टॉपिक। उतनी चीज़ें रिवाइज करेंगे जितनी रेलिवेंट है, जो कि PYQs में दी हुई है या जो एग्जाम में आती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एड्स से। एड्स जो होता है, जैसे आप लोगों को पता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक्वायर्ड होता है लाइफ टाइम में, उसके बाद इम्यून डेफिशिएंसी होती है इसमें, और सिंड्रोम का मतलब इसमें कई सारी डिजीजेस होती है। सिंड्रोम अ कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, अब ये होता है HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस। इसके बारे में क्या पूछते हैं, ये एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब इसमें RNA है, और वो कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट। और ये ऐसे दो फिलामेंट होते हैं इसमें, और इसी के साथ एसोसिएटेड एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्रिप्टेज। और क्योंकि ये दो फिलामेंट है तो ये भी दो होंगे। ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है। अब क्या है इसके अलावा कि ये मतलब इन्फेक्ट किसको करता है, तो ये जो इन्फेक्ट करता है, आप लोगों को पता है लिम्फोसाइट होते हैं जो ब्लड में, वो दो तरीके के होते हैं। बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाते हैं, और टी लिम्फोसाइट जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं। तो ये टी हेल्पर सेल्स को HIV इन्फेक्ट्स टी हेल्पर सेल्स, और ये टी हेल्पर सेल्स को जब इन्फेक्ट करता है तो धीरे धीरे करके ये टी हेल्पर सेल्स मरते चले जाते हैं, तो ये डिक्रीज इन नंबर हो जाते हैं। और जब इनका नंबर कम होता चला जाएगा तो इम्यूनिटी लो हो जाएगी, इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड या लो। और उसी को यहाँ पे बताया इम्यून डेफिशिएंसी। ठीक है, तो दिस इज द कॉज ऑफ इम्यून डेफिशिएंसी। तो ये बहुत आता है कि किसको इन्फेक्ट करता है, टी हेल्पर सेल को मेनली करता है, एक मैक्रोफेजेस को और करता है। मैक्रोफेजेस, और जैसे टी हेल्पर सेल को मार देता है, मैक्रोफेजेस दे डोंट डाई, और कंटिन्यूअसली ये वायरस प्रोड्यूस करते रहते हैं, डोंट डाई, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज HIV फैक्ट्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई इसके स्ट्रक्चर के बारे में और ये कैसे किसको इन्फेक्ट करता है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो कैजुअल कांटेक्ट या छूने से या किसिंग से ये नहीं फैलता, ये सबसे कॉमन है सेक्सुअल इंटरैक्शन विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरा, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जैसे कि ड्रग एडिक्ट्स में होता है। और तीसरा, ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड से। तो ये इन तीन मोड से स्प्रेड होता है। तो ये भी पूछते हैं, कैजुअल कोई भी कांटेक्ट है उससे नहीं स्प्रेड होगा, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन पर ही जोर देना है। और प्रिवेंशन के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। तो इसमें जो मेन चीजें पूछी जाती हैं,
एक तो रेट्रोवायरस है जिसका कि सिंगल स्ट्रैंडेड फिलामेंट है आरएनए के 2 उसमें, और 2 एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। फिर ये किसको इन्फेक्ट करता है, मेनली टी हेल्पर सेल्स को, जो कि मरते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। तीसरा, मैक्रोफेजेस को भी करता है पर वो मरते नहीं है, इसलिए वो कंटिन्यूस वायरस बनाते रहते हैं, दे आर नोन एज HIV फैक्ट्री। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इतना ही बस एड्स में अभी तक पूछा गया है, तो आप लोग एक क्विक रिवीजन कर लिया। अब हम अगर वही चले कैंसर पे, तो कैंसर तो आप लोगों को पता ही है, बहुत ड्रेडेड डिजीज है जिसकी कि कोई क्योर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि होता क्यों है। तो एक नॉर्मल सेल जो होता है ना, उसमें कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, यानी कि ये सेल एक है, ये साइज में बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते जब ये एक दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ जाता है तब ये बढ़ना बंद हो जाता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज कांटेक्ट इनहिबिशन। तो जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनमें ये कांटेक्ट इनहिबिशन लॉस हो जाता है, इज लॉस्ट। इस वजह से ये जो है कांटेक्ट में आ भी जाएगा दूसरे सेल के, फिर भी डिवाइड होता रहेगा, इस वजह से ये कंटिन्यूस डिवीजन होता है और वही कैंसर कॉज करता है। ठीक है। अब ये कैंसर 2 तरीके का होता है, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन वो होता है जो जहां से ओरिजिन हुआ वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम करें कि ये इंटेस्टाइन है, इसमें ये कैंसर डेवलप हुआ तो ये यहीं रहेगा, ये स्प्रेड नहीं करेगा। जबकि मैलिग्नेंट क्या होता है, जहां से ओरिजिन करता है वहां से डिस्टेंट ऑर्गन को पे स्प्रेड कर जाता है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल, चलो ये लंग है, इसमें ये कैंसर डेवलप हुआ तो फिर ये स्प्रेड करके फॉर एग्जाम्पल लिवर में पहुंच गया, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टेसिस, एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर। तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्या पूछी जाती है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी है लेकिन 2-3 क्वेश्चन आए तो मैं बता दूं। जैसे हम वो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि मीजोडर्मल, एपिडर्मल और एंडोडर्मल, इनसे ही सारे वो टिश्यूज अराइज होते हैं ना। तो जो एपिडर्मल से अराइज होते हैं उसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि स्किन का हो गया या किसी ऑर्गन की लाइनिंग हो गई। तो जो एपिथेलियल ओरिजिन के कैंसर्स हैं उनको कहते हैं कार्सिनोमा। और जो मीजोडर्मल यानी कनेक्टिव टिश्यू के, कनेक्टिव टिश्यू कौन से हो गए, फाइब्रोब्लास्ट हो गए, बोन हो गया, तो उसके बोलते हैं सार्कोमा। ये पूछा गया इसलिए मैं बता रही हूँ, वैसे दिया नहीं है एनसीईआरटी में लेकिन 2-3 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड में अगर कैंसर होता है तो उसका एक यूनिक नाम है, दैट इज नोन एज ल्यूकीमिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से कैंसर होता है, दूसरा 2 तरह का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। मेटास्टेसिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर। दूसरा, जो एपिथेलियम में कैंसर होते हैं वो कार्सिनोमा कहे जाते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू में वो सार्कोमा कहे जाते हैं, जो ब्लड में वो ल्यूकीमिया कहे जाते हैं। और थोड़ा सा पॉजिटिव एजेंट का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब वैसे एग्जैक्ट पॉजिटिव एजेंट तो नहीं है लेकिन मतलब इनमें हाई चांसेस होते हैं। उनमें किसमें, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग जो करते हैं
उनमें लंग कैंसर के चांसेस होते हैं इंक्रीज्ड। और जैसे कि कोल माइंस में जो काम करते हैं तो कोल डस्ट से एक्सपोज होते हैं, तो उनमें भी लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो टोबैको च्यू करते हैं उनमें ओरल कैविटी के कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं। अब अगर हम डायग्नोसिस पे आए तो डायग्नोसिस में एक क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, मतलब डायग्नोसिस तो कैसे होती है कि ये एक तो जो ट्यूमर टिश्यू है उसको निकाल के उसकी मतलब बायोप्सी करके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाए, लेकिन अगर वो नहीं पॉसिबल है तो फिर क्या करते हैं, रेडियोलॉजी का सहारा लेते हैं। रेडियोलॉजी में रेडिएशन डालते हैं तो उससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है। अब उसमें एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है और एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये जो एक्सरे और सीटी स्कैन है इनमें रेडिएशन का हाई एक्सपोजर होता है। एमआरआई में कम होता है। तो दिस इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिस। ये ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हैं। तो अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव एजेंट में कोल माइन स्मोकिंग से लंग कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, टोबैको से ओरल कैविटी की, और सेफेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिस एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इतना कैंसर के बारे में जानना, मतलब एक क्विक रिकलेक्शन कर लिया, बाकी डिटेल में तो लेक्चर में दिया ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। इसके थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं उतना ही बता रही हूँ जितना कि क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा क्या आया हुआ है कि कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो अब्यूज होती हैं, उन वो कौन से प्लांट से पाई जाती है, और उससे कौन कौन सी ड्रग्स, मतलब प्लांट से तो केमिकल है पर उससे कौन कौन सी ड्रग्स जो कॉमनली यूज नेम में है वो है, तो वो जानना जरूरी है। तो ड्रग ये 3 कैटेगरी में आती हैं। एक तो ओपियोइड्स, एक आती है कैनाबिनोइड्स, और एक आती है कोका एल्कलॉइड। ठीक है। तो ओपियोइड जो बनती है वो पॉपी, जो ओपियोइड ग्रुप के जो होती हैं ड्रग्स वो बनती है पॉपी प्लांट से, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपावेरस सोमनीफेरम। और इसके किस पार्ट से बनती है, लेटेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं, चाहे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं चाहे कॉज वैसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है। अब इससे क्या बनता है, मॉर्फिन। और मॉर्फिन जो है सबसे ज्यादा किस लिए यूज होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन रिलीव करता है, इसलिए इसको सर्जरी के बाद बहुत देते हैं। तो मॉर्फिन बना, लेकिन मॉर्फिन का फिर एसिटाइलेशन होता है, तो उससे बनते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और इसका ट्रेड नेम है हेरोइन या स्मैक। तो ये आपसे कभी भी डायरेक्ट ओपियोइड करके नहीं पूछेंगे, आपको पता नहीं चाहिए दिस इज अ टाइप ऑफ ओपियोइड ड्रग, इसी नाम से पूछेंगे, या एसिटाइलेशन या मॉर्फिन ऐसे करके पूछ लेंगे, पर कभी भी ओपियोइड करके नहीं पूछेंगे। तो ये ओपियोइड ग्रुप के, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात इसमें पूछ लेते हैं, ये डिप्रेसेंट होती है, मतलब जो आदमी लेगा उसमें इट विल एक्ट एज अ डिप्रेसेंट। तो इतनी बात आपको ओपियोइड के बारे में जाननी जरूरी है। अब हम चलें कैनाबिनॉइड्स पे। कैनाबिनॉइड्स ग्रुप जो है
वो किस प्लांट से पाया जाता है? कैनबिस सटाइवा, ठीक है। और जहां इसके लेटेक्स से बनता है, इसके पूरे प्लांट के फ्लावर से भी बनते हैं, स्टेम से भी बनते हैं, कई तरह की ड्रग्स बनती हैं। और इसको हमने याद किया था, एक हार्मोन होता है HCG एम, क्या है? हशीश, चरस, गांजा और मारिजुआना। तो ये सब इस ग्रुप की हैं। तो आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये यही पूछेंगे कि कैनबिस सटाइवा से, कैनाबिनॉइड नहीं, चरस किससे पाई जाती है? कैनबिस सटाइवा से। या गांजा किससे पाया जाता है? कैनबिस सटाइवा से। और ये जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बॉडी के एक्ट करता है। तो अब इसमें जो भी ड्रग्स का नाम है वो जानना, हशीश, मारिजुआना, चरस, गांजा, ये सब कैनाबिनॉइड ग्रुप में आती है, जो कि पाया जाता है कैनबिस सटाइवा से। ये याद रखना बहुत जरूरी है, और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे मेनली इफेक्ट करता है। तीसरा जो कोका एल्कलॉइड है, कोका एल्कलॉइड, इसको हम कोकेन भी कहते हैं भाई, ये बहुत जरूरी याद रखना है, क्योंकि इसी नाम से ज्यादा वो होता है। और ये इसका प्लांट का नाम है जिससे ये पाया जाता है, एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। और जो है ये इंडिया में नहीं पाया जाता, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। और इसको हम कोक नाम से भी जानते हैं, और एक नाम और था, मैं खुद ही भूल गई, कोक के अलावा क्रैक। और इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि वो जो था मॉर्फिन या ओपियोइड वाला, वो जो है डिप्रेसेंट था, ये स्टिमुलेंट है, यानी कि ये जो खाता है उसको स्टिमुलेट करता है, तभी वो हाइपर हो जाता है, यूफोरिया की स्थिति में आ जाता है। और ये स्टिमुलेंट क्यों होता है? क्योंकि ये जो डोपामिन रिलीज होता है न्यूरॉन से, उसको वापस अपटेक नहीं होने देता, अपटेक को ब्लॉक कर देता है। तो ये कंटिन्यूअस डोपामिन बढ़ता रहता है बॉडी में, जिसके कारण ये स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है। और अगर और हायर डोजेस में ले लेगा कोई, तो उसको हेलुसिनेशन होने लगते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? जो चीज नहीं है वो भी दिख रही है, जैसे कि सांप है यहाँ, या वहां पे भूत आ गया, ऐसा कुछ है नहीं फिर भी, तो हायर डोजेस में ये हेलुसिनेशन भी कर देता है। तो कोका एल्कलॉइड के बारे में हम ये जानेंगे, कोकेन है, और कोक या क्रैक भी इसका नाम है, ये आती है एरिथ्रोजाइलम कोका से, और ये स्टिमुलेंट है, क्योंकि ये डोपामिन रिसेप्टर वो के अपटेक को कम कर देता है, तो डोपामिन इंक्रीज हो जाता है, और हायर डोज में हेलुसिनेशन भी करते हैं। अब इसी में बताते हैं अदर हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स, यानी कि जो हेलुसिनेशन करती हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका एक डायग्राम है, वो मैंने पिछली बार उसका क्या बोलते हैं, धतूरा का प्लांट का दिखाया था, वो लेबलिंग को आ जाता है। वो कौन कौन सी है? LSD, धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना। दीज आर अदर हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो कि मेंटल इलनेस में ली जाती हैं, जैसे एम्फेटामिन्स, इनके नाम पता होने चाहिए, बारबिचुरेट्स,
बारबीचुरेट्स, और एक और होती है बेंजोडाइजेपिन। तो इन सब का भी मिसयूज होता है, तीन, ठीक है, जिसको कि हम वेलियम भी कहते हैं। कभी वेलियम नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और जो है इसके अलावा इतना तो ये ड्रग्स के बारे में हो गया, ये हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स के बारे में नाम याद रखने, क्योंकि एलएसडी बहुत पूछा जाता है। और दतूरा प्लांट का डायग्राम पूछ लेते हैं। अब क्या है, स्मोकिंग जो होती है अगर कोई करता है तो उसमें क्या होता है, टोबैको, टोबैको में होता है निकोटीन। निकोटीन क्या करता है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, उसको स्टिमुलेट करता है। और आप लोगों ने सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेक्चर में पढ़ा है कि एसिटाइल कोलिन जाके एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड पे और उसके रिलीज कराता है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। और जब ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये बढ़ गया तो ये भी, इनका रिलीज भी बढ़ गया, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजेस हार्ट रेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन पे पूछते हैं। और ये, और एक चीज और है कि बहुत ज्यादा ये तो मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्कोहल के क्रॉनिक यूज से एडल्ट्स में क्या हो सकता है, लिवर में सिरोसिस हो सकता है। तो इसको भी याद रखना जरूरी है। ये मैंने एक क्विक रिवीजन कराया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लेक्चर नहीं सुने, लेक्चर तो मैं तो डिटेल में आई, ये मैंने उतना रेलेवेंट कराया जितने कि पीवाईक्यू में आया है। तो अब हम चलिए पीवाईक्यू करते हैं। In which blood corpuscle HIV undergoes replication and produces progeny virus? मैंने अभी आप लोग को बताया था, T helper cell, तो C है इसका आंसर। अब ये मैं पहले नहीं कर रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा इससे थोड़ा काफी कुछ HIV के बारे में पता चलता है, इसलिए कर लो, क्योंकि इसके दो ऑप्शन सही हैं। अब पता नहीं आए नहीं आए, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा HIV का। Which of the following is correct regarding AIDS causative agent HIV? HIV is enveloped virus containing one molecule of single-stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो होता है, लेकिन दो दो मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो ये नहीं सही है। HIV is enveloped virus that contains two identical molecules of single-stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase. एक ये तो सही लग ही रहा है। HIV is unenveloped retrovirus, एनवेलप तो होता है। जो ये ऑप्शन है, HIV does not escape but attacks the acquired immune response. acquired immune deficiency syndrome होता है ना, तो जो acquired immune response है उसी को कॉम्प्रोमाइज करता है ना, तभी तो इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है। तो ये भी इसका सही है, तो बी और डी दोनों सही हैं। पता नहीं अब ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, पर इससे इसके स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म पे काफी नॉलेज बढ़ रही है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रख लिया। HIV that causes AIDS first start destroying again helper T lymphocytes, ठीक है। At which stage of HIV infection does one usually show symptoms of AIDS? HIV इन्फेक्शन एक बात होती है और एड्स के सिम्टम आने में टाइम लगता है। वो कब होता है, जब बहुत सारे टी हेल्पर सेल्स को वो इन्फेक्ट कर देगा, और जब वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तभी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगेगी, तभी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। Within 15 days of sexual contact with an infected person, इतनी जल्दी तो नहीं होता। When infected retrovirus enters host cell, अभी तो एंटर ही किया, डिस्ट्रॉय तो करना शुरू नहीं किया। When HIV damages large number of helper T lymphocytes, ये सही लग रहा है। When viral DNA is produced by reverse transcriptase, ये भी घुसते ही बना लेता है, तो इसका आंसर है C। फिर which one of the following statement is correct with respect to AIDS? HIV can be transmitted through eating food together, बताया था, कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता। ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टेबल, नहीं, वो तो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं क्योंकि वो नीडल शेयर करते हैं।
एड्स पेशेंट आर बीइंग फुली क्योर्ड 100% विद प्रॉपर केयर, अभी तो इलाज ही नहीं निकला। Causative agent HIV retrovirus enters helper T lymphocyte thus reducing their number, यही सही है ना, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV एज अ प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, अभी पढ़ा था ना, आंसर हो गया डी। अच्छा ठीक है, बस इतना हो गया अबाउट, इतने क्वेश्चंस आए हुए अबाउट एड्स। अब हम आ गए कैंसर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स, नॉट पे ध्यान देना, एरर्स रिमेनिंग 3 आर दे compete with normal cells for vital nutrients, ये तो है प्रॉपर्टी। दे डू नॉट रिमेन confined in the area of formation, ये भी बात सही है, ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये भी है प्रॉपर्टी। दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये गलत है ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस होने से ही तो कैंसर होता है, क्योंकि नॉट है तो इसका आंसर हो गया डी। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज सेफेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर, अभी मैंने बताया था इनमें बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल हर किसी में हो नहीं सकता, MRI इज द सेफेस्ट। कार्सिनोमा रिफर्स टू, ये भी मैंने अभी आप लोगों को इसीलिए बताया था कि आया हुआ है, जो एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर होते हैं उनको कार्सिनोमा बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के तो सार्कोमा बोलते हैं। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ही एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, तो ये हो गया, ठीक है। ब्लड कैंसर को अभी मैंने बताया ल्यूकेमिया, इसीलिए बताया। मेटास्टेटिक स्टेटिक कैंसरस ट्यूमर इज टर्म सार्कोमा, अगेन सार्कोमा मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू में, फाइब्रोब्लास्ट में। पुराना है लेकिन 2-3 क्वेश्चन आ गए, इसलिए जान लो क्या है। बस हो गया इतना, कैंसर के बारे में बहुत क्वेश्चंस नहीं आए, इसके बहुत है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के। अब इसको देखो, आपको याद रखना है कि कौन सा ड्रग किस कैटेगरी का है। तो कोकेन किस कैटेगरी का है, अगर हम याद करें तो कोकेन इज कोका एल्कलॉइड, तो कोका एल्कलॉइड किससे बना था, एरिथ्रोजाइलम कोका से, तो ए का 3 इसी में है, तो यही होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, हेरोइन, हेरोइन किसका है, ओपियोइड का, पेपावेरस सोमनीफेरम। मॉर्फिन मैंने बताया था एनाल्जेसिक होती है, तो ये 1 हो गया, और मारी हुआ ना ये कैनाबिनॉइड ग्रुप का है, तो ये 2, तो इसका आंसर हो गया डी। अब मैंने बताया था मॉर्फिन एसिटाइलेशन होता है, तो क्या बनता है, क्या बताया था, स्मैक बताया था, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज नोन एज हेरोइन और स्मैक, तो इसका आंसर है डी। फिर आ गया देखो हेरोइन, अगेन हेरोइन क्या करती है, डिप्रेसेंट होती है ना, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, ओपियोइड ग्रुप की है, ए का 2 यही है। मारी जो है ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, क्योंकि वो कैनाबिनॉइड ग्रुप की है, तो वो बी का 1। कोकेन क्या करती है, इंटरफेस विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, क्योंकि ये कोका एल्कलॉइड ग्रुप की है, तो 4 हो गया। और मॉर्फिन पेन किलर होती है, तो ये 3 हो गया, तो इसका आंसर हो गया सी। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे नहीं आएगा ओपियोइड ग्रुप, कैनाबिनॉइड ग्रुप, उनके इन नाम से आएगा, पॉपुलर नेम से। तो पर प्रॉपर्टी आपको याद रखना है किस ग्रुप का, तभी आपको उसकी प्रॉपर्टी याद रहेगी। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन ना, डाई एसिटाइल मॉर्फिन ही तो हेरोइन बोलते। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन स्मैक, लेटेक्स बताया था ना। विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, यही मैंने बोला था ना आप लोगों को कि मैंने पिछले लेक्चर में ये एक फोटो दिखाई थी, तो ये किसका है, दतूरा प्लांट का फ्लावर है, मतलब डायग्राम है। और दतूरा क्या होता है, हाइलुसिनोजेनिक होता है। विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट whose one flowering branch is shown here, ये दतूरा का प्लांट है, दतूरा इज अ हेलुसिनोजन, तो इसलिए इसका आंसर हुआ हेलुसिनोजन। अब आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलुसिनोजेनिक ड्रग, कैफीन तो है नहीं, मॉर्फिन भी नहीं है, ओपियम भी नहीं है, LSD है ना।
Cirrhosis of liver is caused by chronic intake of alcohol. अब देखो हो, मैं ये बताना भूल गई। अच्छा चलो, आप लोगों को मैंने उस लेक्चर में बताया कि डायग्राम का आपको मतलब डायग्राम वो इसका स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, बस ये याद रखो जो छोटा स्ट्रक्चर है वो ओपियोइड्स का है क्योंकि ये छोटा नाम है, और जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो कैनाबिनॉइड्स का है क्योंकि ये बड़ा नाम है। ठीक है, अब इसने लिखा ए कोकेन, कोकेन तो ओपियोइड ग्रुप में नहीं आता तो ये तो वैसे ही आउट हो गया। अब बी हेरोइन, अगेन हेरोइन कैनाबिनॉइड ग्रुप में नहीं आता है ना, तो ये भी आउट हो गया। अब बी कैनाबिनॉइड, ये सही है, लेकिन क्या कैनाबिनॉइड एट्रोपा बेलेडोना से बनते हैं? नहीं, ओपियोइड बनते हैं ना, तो ये भी गलत हो गया। अब ये जो डी ऑप्शन है इसमें मॉर्फिन बताया, हाँ ओपियोइड ग्रुप में मॉर्फिन आती है ना, और वो बनती है पेपावेर सोमनिफेरम से, अभी बताया था। और मॉर्फिन इज ऑल्सो सेडेटिव एंड पेन किलर, तो डी इज द राइट आंसर। ये देख लो इन ग्रुप्स के बारे में ही बात होता है पर घुमा फिरा के होती है, कभी ट्रेड नेम से, कभी स्ट्रक्चर से, कभी डायग्राम से। सबसे जरूरी है कि इन ग्रुप्स में कौन कौन से ड्रग्स हैं उसको याद कर लोगे और तभी उनकी प्रॉपर्टी याद रहेगी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो। बारबुचरेट व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल द ट्रूथ, ऐसा तो कुछ है नहीं। बारबुचरेट तो मैंने बताया था डिप्रेसिव लोगों को देते हैं। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन किलर, यही सही लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। चूइंग टोबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, मैंने अभी बताया टोबैको इज एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन को रिलीज करता है जिससे बीपी और हार्ट रेट बढ़ता है, तो ये भी नहीं। और कोकेन इज गिवन टू पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी, नहीं, मॉर्फिन देते हैं ना, तो बी इज द राइट आंसर। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बिनाइन ट्यूमर शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, नहीं, मैलिग्नेंट की प्रॉपर्टी होती है। हेरोइन एक्सेलरेट्स बॉडी फंक्शन, नहीं, हेरोइन तो ओपियोइड ग्रुप की है और वो डिप्रेसेंट होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एग्जिबिट मेटास्टेसिस, ये सही लग रहा है। पेशेंट्स हु हैव गॉन अंडरगॉन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड, नहीं, मॉर्फिन देते हैं ना, ये कितनी बार घुमा घुमा के पूछा, सो ये तो रट लो, मॉर्फिन को आफ्टर सर्जरी देते हैं बिकॉज इट इज अ पोटेंट एनाल्जेसिक, तो इसका आंसर हो गया सी। एलएसडी इज अगेन हेलुसिनोजेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपियोइड नार्कोटिक, यानी कि ओपियोइड ग्रुप में कौन सा आता है? एम्फेटामिन तो आता नहीं, बारबिचरेट आता नहीं, एलएसडी आता नहीं, क्या आता है? मॉर्फिन। ठीक है, निकोटीन एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट बिकॉज इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ, मैंने बताया था निकोटीन किसका वो बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, एसिटाइलकोलिन का ना, तो डी इज द आंसर। अगेन ओपियोइड ग्रुप में कौन सा आता है? ये सब कुछ नहीं आता, हेरोइन आता है, बार बार वही आ रहा है घुमा के। एनाल्जेसिक ड्रग क्या करती है? पेन रिलीव करती है ना। तो बस इससे हमारे पीवाईक्यूज खत्म हो गए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के। अब ये चैप्टर खत्म है अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। इसमें आप लोगों की कोई भी वो हो क्वेरी तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।